गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन यानी मानव में श्वसन की क्रिया का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मानव में आज हम पढ़ते हैं मेन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। पहले बात आती है कि खुला परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है या किसे कहते हैं। ऐसा तंत्र जिसमें ब्लड किसी भी प्रकार की कोई जो उन नलिकाओं में नहीं बहता है, यानी उसके शरीर की गुहा में ऐसे ओपन ही खुले में ही पड़ा रहता है। उसके जो अंगक हैं वो उसमें तैरते हुए पाए जाते हैं, तो वो कहलाता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब ये पाया किन में जाता है? तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अपने आसपास के जो कीट हैं, इन कीटों में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा अपने नियरेस्ट यानी अपने किचन में जो कॉकरोच जो पाया जाता है, तो कॉकरोच से हम सभी परिचित हैं। कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी उनके अंदर जो हार्ट होता है, उस हार्ट से जो ब्लड है वो शरीर में बाहर जब निकाला जाता है तो किसी भी प्रकार के कोई नलिकाओं में नहीं डाला जाता है। ऐसे ही जो उसके जो उदर गुहा में जो स्पेस होता है उसमें डाल दिया जाता है। दूसरा आता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब होता है कि जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो किसी प्रकार की जो नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो ब्लड है वो नलिकाओं के अंदर ही बहता है, और बहता हुआ जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी से वापस उन्हीं जो है वो नलिकाओं के द्वारा हार्ट और फेफड़ों तक आता है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब ये किन में पाया जाता है? तो मुख्य रूप से हम करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं स्तनियों की, तो स्तनियों में हम जो है वो सबसे पहले करते हैं मनुष्य के बारे में, क्योंकि अपना जो यहाँ पर जो चैप्टर है वो किससे संबंधित है? मैन से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है। तो इसमें यह क्लोज्ड प्रकार का जो है वो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद बात आती है कि परिसंचरण तंत्र जो है वो क्या होता है, कैसे जो है वो ये आवश्यक होता है। क्योंकि जब ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं और इनके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, गैसेज हैं, तो गैसों के परिवहन के लिए, खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए और किसकी आवश्यकता होती है? एक जो है वो तंत्र की आवश्यकता होती है, और वही तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, या ये कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर के बना है। पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरा है ब्लड कार्टिलेज, यानी रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी। ये तीनों मिलकर के और एक जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बनाती हैं। तो इनका भी हम फिर 1 बाय 1 जो है वो अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है
ब्लड की, कि ब्लड जो है वो क्या है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि हमारी बॉडी में एक शांता के साथ में बहता है। ब्लड के भी दो पार्ट हैं, पहला है प्लेज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पल्स। प्लेज्मा प्लेज्मा जो है वो लगभग 55% यानी 55% हिस्सा बनाती है किसका, ब्लड का। टोटल जो ब्लड है उसका प्लेज्मा 55% हिस्सा बनाती है। अब बात आती है कि मनुष्य में ब्लड होता कितना है, तो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर टोटल। कोई भी मनुष्य हो उसमें 5 से 6 लीटर पूरा जो ब्लड है वो पाया जाता है। अब ये जो कंप्लीट हो गया, इसमें से जो दो पार्ट हमने किए हैं प्लेज्मा और ब्लड कार्पल्स, तो प्लेज्मा जो है वो इसका हिस्सा है 55% हिस्सा। फिर इस 55% हिस्से में भी जो वो 90% पाया जाता है जल। 90% क्या पाया जाता है, जल। और बाकी 10% है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा का जो है इसमें उपस्थित होता है। दूसरा आता है इसमें ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। तीन प्रकार। अब इस 3 प्रकार में सबसे पहले हैं आरबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इरिथ्रोसाइट्स भी इसे बोलते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तीसरा आता है प्लेटलेट्स, जैसे हम पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं। अब इन तीनों का हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में उपस्थित होती हैं, कितनी संख्या में उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, यानी लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाएं जो पाई जाती हैं इनकी संख्या है 50, अपने मैन और वुमेन में यानी नर और मादा में अलग अलग पाई जाती हैं। पहले मैन की बात करें तो हम मैन में पाई जाती हैं 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और वुमेन में पाई जाती हैं 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर हम ब्लड का टेस्ट करवाने जा रहे हैं और उस ब्लड के टेस्ट में डॉक्टर ने लिखा है आरबीसी का टेस्ट, तो वहां पे अपना जो ब्लड का नमूना लिया जाता है उस नमूने में से और इनकी जो है वो काउंटिंग की जाती है। तो अगर इससे डाउन आती है तो नुकसानदायक, दोनों में ही, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। इनका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल होता है इनका 120 दिन का। ये एक बार बनने के बाद 120 दिन जो है वो जीवित रहती है। लेकिन ये नहीं कि सारी एक साथ बन जाती हैं और सारी ही जो है वो एक साथ नष्ट हो जाती हैं। अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग जो है वो बनती जाती हैं, नष्ट होती रहती हैं, फिर बन जाती हैं, फिर नष्ट होती रहती हैं। यानी जिनका जीवन काल 120 दिन का हो गया वो जो है अपने आप ही जो है वो नष्ट होती चली जाएंगी, और जो अभी जो है वो चल रही है वो उनका जो आगे जो है वो जब 120 दिन का जीवन काल हो जाएगा तो वो जो है वो समाप्त होती जाएंगी। तो कुल मिलाकर के
जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल है 120 दिन का। इनकी जो संख्या है वो नर में है 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और मादा में है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। फिर नंबर 2 पे बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं इनका जीवन काल है 5 से लेकर के 10 दिन का। कुछ घंटों से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 दिन से ही जो है वो हो। कुछ घंटों से लेकर के और 5 से 10 दिन तक जो है वो ये जीवित रहती हैं, फिर जो है वो खत्म हो जाती हैं, फिर नई बन जाती हैं। इनकी संख्या 10,000 प्रति घन मिलीमीटर जो है वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट्स यानी कणिकामय, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट्स से कणिका रहित। इसका कार्य क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे शरीर में एक चौकीदारी का कार्य करती है, यानी बाहर से कोई भी ऐसा कोई जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा होता है या कर चुका है तो उसको पहचानती है और पहचान करके उससे लड़ती है और उसको नष्ट करने का कार्य करती है। जब ये प्रभावी है, बाहर से जो भी रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है उसको नष्ट कर दिया तो हम ये मानेंगे कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छी है और हमने जो है उस रोग कारक को हरा दिया है। अगर हमारी डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ जाती है और बाहर से जो रोग कारक है वो प्रभावी हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और हमें रोगी बना देगा। तीसरा आता है प्लेटलेट्स, जिन्हें हम पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन काल भी वही है, कुछ घंटों से लेकर के 5 से 10 दिन तक का और संख्या है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। प्लेट्स के बारे में हमने सुना है, ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जो है वो रखती हैं, क्योंकि जब भी हमारे शरीर पर कोई रोग कारक जो है वो अटैक कर देता है तो अटैक करने के बाद हमारी जो ये प्लेटलेट है ना, इनकी जो संख्या है ना वो कमजोर यानी कम होना शुरू हो जाती है। अगर ये 3 लाख से कम होना शुरू होगी, कम होते होते मान लो 50,000 पे आ गई, फिर और कम हो गई 20,000 के आसपास ही होगी, तो ये मानो कि हमारे शरीर में धीरे धीरे निष्क्रियता आना शुरू हो जाएगी और ज्यादा प्लेटलेट डाउन होने से इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए जब भी जैसे विशेष रूप से डेंगू वगैरह होती है, ये ऐसे रोग कारक हैं, इनसे फटाफट यानी स्पीडली जो है वो प्लेटलेट गिरती जाती है। तो उस समय जो है वो इसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है प्लेटलेट का, और अगर और ज्यादा कम होती जाती हैं तो जो भी पेशेंट है उसको जो है वो एडमिट यानी हॉस्पिटलाइज करना जरूरी होता है। लापरवाही इसमें जो है वो भारी पड़ जाती है, जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी जो रक्त है उसका हमारे शरीर में कार्य क्या है। सबसे पहले है ऑटो ट्रांसपोर्ट, यानी हम श्वसन की क्रिया करते हैं
तो श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें हम श्वास जो अंदर ले रहे हैं उस श्वास में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचनी जरूरी होती है, यानी प्रत्येक हिस्से तक जो ऑक्सीजन पहुंचेगी उसको पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करेगा? ब्लड करेगा। दूसरा है इसका कार्य CO2 ट्रांसपोर्ट, यानी शरीर के जो अंग हैं उन अंगों में जब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, उन्होंने जो अपनी उपापचयी क्रियाएं संपन्न कर ली हैं, ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया है, तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसे जो है वो बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। तीसरा हार्मोन, यानी हमारा जो शरीर है इस शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन ग्रंथियों में जो स्राव उत्पन्न होते हैं। अब ग्रंथियों की स्थिति अलग अलग है। हेड पार्ट से शुरू करते हैं हम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फिर यहाँ पे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल। अब जो भी ये ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों का स्राव, सबका स्राव जो है वो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार के हार्मोन, अलग अलग प्रकार के कार्य संपादित करवाते हैं। अब वो जो हार्मोन है वो ये तो है नहीं कि ग्रंथि अपने आप लेके जाएगी वहां तक, संबंधित हिस्से तक, इस हिस्से में उसकी जरूरत है तो उसको जो है वो पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। क्योंकि हार्मोन्स जो है जिस भी ग्लैंड से सिक्रेशन होगा, स्रावित होगा, वो किसके साथ मिल जाएगा? ब्लड के साथ मिल जाएगा, और ब्लड के साथ मिलकर के और पूरी बॉडी में संचरित होता है। फिर आता है एक्सक्रेटरी, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट अपने शरीर में बने हैं, जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल, उन्हें भी तो शरीर से बाहर निकालना है। तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये जो है वो ब्लड जो है वो पहुंचा देता है किडनी में, और किडनी में होता है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो अपशिष्ट हैं उन्हें जो है वो किडनी अलग कर लेती है, और उसमें से जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको अलग कर लेती है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे हैं उन्हें जो है वो शरीर से बाहर निकाला जाएगा, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ही। उसके बाद में बात आती है डाइजेस्टिव फूड, यानी पाचित भोजन। हमने भोजन लिया, उस भोजन में जो आवश्यक पदार्थ हैं अपनी बॉडी के लिए, अब चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो वसा है, चाहे वो प्रोटीन है, उनका हमने पाचन तो कर दिया आहार नाल में, लेकिन पाचन होने के बाद उसका अवशोषण कहाँ होना है? छोटी आंत के पास में होना है। वहां पर हमने किया था कि ये जो है आवश्यक पदार्थ वहां अवशोषित कर लिए जाएंगे, और वहां से जो है वो ब्लड के साथ में जो है वो मिलाए जाएंगे, और ब्लड जो है वो कहाँ लेके जाएगा? वही जो अपनी बॉडी के लिए आवश्यक है। आपको घर वाले अच्छी चीज खिलाते हैं तो अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए खिलाते हैं, तो वो जब ब्लड के साथ मिलेंगे तो ही तो बॉडी जो है वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तंदुरुस्त होगी। उसके बाद में है एंगेस्ट डिजीज, जो हमारे शरीर में बीमारियां फैल चुकी हैं, और बीमारियां फैल चुकी हैं तो उन बीमारियों के लिए जो अभी हमने किया क्या? WBC, क्योंकि अपने ब्लड में ही क्या उपस्थित है? WBC उपस्थित है, तो वो WBC क्या करेंगी? बीमारियों से लड़ेंगी, उन बीमारियों को जो है वो नष्ट करने का कार्य करेंगी। फिर रिपेयर ऑफ द इंजरी, अगर मान लो आपके कोई चोट लग गई, तो चोट लग गई तो वहां बनेगा घाव। घाव बन जाने के बाद उस घाव को वापस ठीक करने का कार्य जो है वो कौन करता है? ब्लड करता है। क्योंकि ब्लड में जो है वो जो सेल्स जो होती हैं वो मरम्मत करने का कार्य करती हैं। तो जो पार्ट
इंजर्ड हो गया है, चोटग्रस्त हो गया है, उसकी जो मरम्मत करेगा वो कौन करेगा? ब्लड करेगा। और लास्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। जब चोट लग जाती है, ब्लड निकलना शुरू होता है। अब अगर ब्लड निकलता ही जाएगा तो टोटल ब्लड कितना है? 5 से 6 लीटर है। तो वो तो अगर छोटी चोट है तो चलो मान लो लंबा टाइम लगेगा। अगर हाथ पैर जो है वो फट जाता है, टूट जाता है, तो वो तो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो उससे तो जो है वो इंसान वैसे ही मर जाएगा। इसलिए जब भी कोई चोट लगती है, उस चोट लगे हुए स्थान से एक बार तो ब्लड जो है वो निकलता है, लेकिन थोड़े समय पश्चात, यानी किसी में 1 मिनट, किसी में 2 मिनट, तो किसी में जो है वो 1.5 मिनट, सबका अलग अलग समय होता है क्लॉटिंग का। ये भी नहीं है कि सबका ब्लड ही जो है वो 40 सेकंड में, 50 सेकंड में जो क्लॉट हो जाता है। ये सबका पर्सनल अलग अलग। तो ये जो है ब्लड वहां पे जो क्लॉटिंग की क्रिया शुरू करेगा, और एक पीले से रंग का जो स्राव है वो चोट लगे हुए स्थान पे जो इकट्ठा हो जाएगा, और वहां पे एक जाल बन जाएगा। जाल बन जाएगा तो जो रक्त है वो बहना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार मानव में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उसमें सबसे पहले परिसंचरण की परिभाषा, उसके बाद में उसके प्रकार हो गए 2, ओपन व क्लोज्ड, यानी खुला परिसंचरण तंत्र व बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो 3 चीजों से मिलकर के बनता है, यानी इसके 3 भाग होते हैं। पहला ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड कार्पल्स। अगर हम सबसे पहले बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लेज्मा और ब्लड कार्पल्स। इन सब का जो है वो संगठन अलग अलग है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्लड कार्पल्स जो है वो भी 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबका जीवन काल भी अलग अलग है, सबकी संख्या भी अलग अलग है, और ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा होती है। अगर इनकी संख्या घटने या बढ़ने लग जाती है, बढ़ने की चांस तो कम ही है, बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये किसी कारणवश घटना शुरू कर देती हैं तो उससे जो है वो इंसान का जो स्वास्थ्य है वो गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद में इसके जो है वो कार्य मोटे मोटे जो है वो 7-8 इसके जो है वो कार्य हैं। फिर आगे चलते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में। मानव में जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप जो है वो किस आधार पे बनाए गए हैं, तो ब्लड में पाया जाता है एंटीजन। इस एंटीजन के आधार पर इसे जो है वो 2 समूहों में बांटा गया है। पहला जो समूह है वो है एबीओ तंत्र, दूसरा समूह है आरएच तंत्र, या इसे आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं एबीओ तंत्र की। इस एबीओ तंत्र में हम जो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण करने जा रहे हैं वो किसके आधार पे करने जा रहे हैं, इसमें भी पाए जाते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। इनके आधार पर ही जो है वो मानव में जो ब्लड है उस ब्लड को मुख्य रूप से ये जो 4 समूह हैं उसमें बांटा गया है। अब 4 समूह कौन से हैं? ओ, ए, बी और ए बी, यह है। अब ये संख्या कितनी है, क्योंकि जनसंख्या तो खूब है, लेकिन ये नहीं कि जितनी जनसंख्या होगी तो उतने ही जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो बढ़ते जाएंगे। ब्लड ग्रुप यही है 4।
इन 4 ब्लड ग्रुप में ही जो वो सारे के सारे आते हैं। अब इनका निर्धारण कैसे किया गया है? निर्धारण करने के लिए सबसे पहले है ओ। इधर मैंने लिखा है एंटीजन, आगे लिखा है मैंने एंटीबॉडी। ओ में जो है वो एंटीजन एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? सार्वत्रिक दाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। फिर है आगे इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित हैं, क्योंकि जब एंटीजन ब्लड के साथ जाएंगे तो क्या होगा? अगर एंटीजन इसमें जो है वो उपस्थित है और साथ चले गए तो ब्लड का जो है वो थक्का बन जाएगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया कर लेंगी। लेकिन यहां पर क्या है? एब्सेंट हैं, पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए वो जो है वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक दाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये भी बहुत से बार प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का, यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ग्रुप कहलाता है। इसके बाद में है ए में जो है वो एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या है? बी, स्मॉल बी। बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, ये उल्टे हैं, देखो जरा, इधर और इधर। तो इनके कारण से ही हमने सुना है कि किसी को रक्त देते समय या रक्त लेते समय पहले जो है उसकी क्या कर लेनी चाहिए? ब्लड ग्रुप की जांच कर लेनी चाहिए। तो उसका कारण यही होता है, क्योंकि बिना जांच किए अगर हमने ब्लड किसी को चढ़ा दिया है और दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं कर रहा है, तो अगर वो रोगी नहीं मरेगा तो मर जाएगा। इसलिए हमें जो है वो रक्त देते समय या रक्त लेते समय ब्लड ग्रुप की जो टेस्ट है या जांच है वो जरूर करवानी चाहिए। इसमें भी कुछ जांचें हैं, जैसे एड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवा रहे हैं, ब्लड किसी का जो है वो ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसमें पहले उसका एड्स का, यानी इसे बोलते हैं HIV टेस्ट, वो होना जरूरी है। हेपेटाइटिस ए हो चाहे बी हो, इनका टेस्ट भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है अगर उस ब्लड के साथ दूसरे की बॉडी में हमने प्रवेश करवा दिया तो भी जो है वो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि बेचारा सिर्फ वो ब्लड की कमी से ही ग्रसित था, और अगर हमने उसमें HIV वायरस प्रवेश करवा दिया या फिर हेपेटाइटिस जो है वो उसका जो प्रवेश करवा दिया, तो वो तो जो वो श्योर जो उसकी जो मरने की संभावना होगी। उसके बाद में आता है अपना AB जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है? एब्सेंट है, इसलिए ये क्या कहलाता है? सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है। तो क्वेश्चन इनमें से ये भी पूछते हैं, सार्वत्रिक दाता व सार्वत्रिक ग्राही कौन है? सार्वत्रिक दाता तो कौन है? वो है। सार्वत्रिक ग्राही कौन है? AB है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वो एंटीजन तो A और B दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसलिए जब इसको ब्लड दिया जाएगा तो एंटीजन तो ब्लड के साथ में चलेगी और उसकी बॉडी में क्या है? एंटीबॉडी एब्सेंट है, तो क्या नहीं हो पाएगा? गुच्छन नहीं हो पाएगा, क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये आसानी के साथ में जो ब्लड है
वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद में दूसरा जो आता है तंत्र, वो आता है RH तंत्र। RH तंत्र की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने की थी। और किस में की थी, रिसस नामक बंदर में की थी। RH तंत्र की या RH फैक्टर की जो खोज की थी वो रिसस मकाका नामक जो बंदर है उसमें की थी। और उसमें करने के बाद इसी RH कारक को भी वही जो है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिनमें RH कारक उपस्थित है, उन्हें हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव। और जिनमें अनुपस्थित है उन्हें बोलेंगे RH नेगेटिव। तो लगभग जो है वो 90% में RH पॉजिटिव है, बाकी जो 10% लोग हैं उनमें RH नेगेटिव है। ब्लड जो लिया जाता है, दिया जाता है, उस समय के दौरान इस RH कारक का भी जो है वो बहुत ज्यादा महत्व होता है। RH जो कारक है, RH जो फैक्टर है, उसका भी टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विशेष रूप से स्त्रियों में बहुत ज्यादा जो है वो भूमिका निभाता है। अब वो कैसे निभाएगा, इसके लिए हम एक केस के बारे में पढ़ते हैं कि मान लो RH पॉजिटिव कौन है, स्त्री है। RH नेगेटिव स्त्री है, वुमेन है, और उसके गर्भ में बच्चा पड़ रहा है RH पॉजिटिव। इसमें क्या है, पहली संतान है, पहला बर्थ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब वो दूसरा बच्चा जो है वो जन्मने जा रही है, गर्भस्थ शिशु है, तो उस गर्भस्थ शिशु की लगभग संभावना होगी कि वो प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके पेट में ही जो है वो खत्म हो जाए, या फिर अगर उसका बर्थ भी हो जाए तो उसमें जो है वो ब्लड से संबंधित जो है वो दोष उत्पन्न हो सकता है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो ये RH कारक है ना, ये RH कारक अपनी भूमिका निभाता है, अपना जो रोल दिखाता है। अब ये RH कारक कैसे दिखाएगा, पहला जो केस है, पहला जो बच्चा है, उस समय के दौरान तो ये जो RH कारक है ये आपस में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा, उस बर्थ के दौरान ये जो उसमें जो एंटीजन है वो उसके बॉडी में चले जाएंगे और जाकर के क्या बना लेंगे, एंटीबॉडी बना लेंगे, माता के शरीर में एंटीबॉडी बना लेंगे। अब ये एंटीबॉडी किसके द्वारा गई, आवल के द्वारा, यानी प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में पहुंच गई। जब दूसरी बार लेडी प्रेग्नेंट होगी तो ये जो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बन चुके हैं ना, ये एंटीबॉडी ही उसके शरीर के अंदर जो गर्भस्थ शिशु होगा, उस गर्भस्थ शिशु को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, इसमें बर्थ के दौरान, यानी जब शिशु का बर्थ हुआ है उसके दौरान एक RH0 का जो है वो इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन माता के जो है वो लगा देना चाहिए। अगर ये लगा दिया जाएगा
तो आने वाले समय में ऐसी जो है वो विकट परिस्थिति जो है उत्पन्न नहीं होगी, यानी आसानी के साथ में दूसरे बच्चे का जो है वो बर्थ होगा। तो इस प्रकार मानव में जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? एंटीजन के आधार पर दो समूहों में बांटे गए हैं, एबीओ तंत्र और आरएच तंत्र। एबीओ तंत्र में फिर ये ब्लड ग्रुप हैं, किसके आधार पे? एंटीजन ए और बी के आधार पे। तो ए और बी के आधार पे, यानी ये जो एंटीजन है इसमें, इसके आधार पे हम इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर रहे हैं। तो 4 हैं, ओ है, ए है, बी है और ए बी है। ओ का निर्धारण हमने कर दिया कि इसमें जो है वो एंटीजन दोनों ही नहीं है और एंटीबॉडी दोनों उपस्थित है। बी में, ए में जो है वो ए है और बी में जो है वो एंटीबॉडी भी है। तो इस प्रकार से ये सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही हमने निकाल दिए। और उसके बाद जो आरएच कारक है, जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने जो है वो की थी, रिसस मकाका नाम के बंदर में की थी। और उसके लिए हमने थोड़ा सा ये भी किया है कि ब्लड जो है वो लेते हुए देते समय ब्लड ग्रुप की जो जांच है, आरएच कारक की जो जांच है, वो करवानी जरूरी होती है। एक छोटी सी बात और है, ब्लड से संबंधित ही है, एचबी। एचबी बोलते हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। और ये जब ब्लड के साथ में घुलित अवस्था में रहता है तो इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये जो एचबी है ये कितना होना जरूरी है? जो पुरुष है उनमें 14 से 16 ग्राम और जो महिलाएं हैं उनमें 12 से 14 ग्राम। अगर इतनी मात्रा उनके ब्लड में उपस्थित हैं तो लगभग जो संभावना है वो स्वस्थ की रहेगी। अगर इससे कम है तो ये मानो कि हमारा जो शरीर है वो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला ही है। साधारणतः पुरुषों में तो मिल जाता है, 14 के आसपास मिल जाएगा, 15 भी मिल जाएगा, 13.5 भी मिल जाएगा। लेकिन विशेष रूप से महिलाओं का जो खान पान है वो इतना कमजोर है कि इसमें उनका जब एचबी टेस्ट करवाते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 यहां तक लगभग का सिमट जाता है। ये जो रेंज है उसकी रेफरेंस रेंज जिसे बोलते हैं हम, जितना होना चाहिए वहां तक बहुत कम ही लेडी में मिलता है। अब लेडी में ये इतना होना क्यों जरूरी है, उसके पीछे लॉजिक। एक तो उनमें प्रत्येक माह में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड का जो है वो लॉस होता है। दूसरा, जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो माता से ही शिशु में ब्लड जाएगा। शिशु जो है वो माता से ही अपने जो है वो खाने पीने की चीजें लेगा। जब उस माता में ही पहले से 7 ग्राम एचबी है तो फिर शिशु का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? तो नॉर्मली डॉक्टर ये कहते हैं कि एचबी को बढ़ाओ, कम से कम जो है वो 11 से तो ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर सिचुएशन आ गई सिजेरियन की तो सिजेरियन के समय ब्लड का क्या होना है? लॉस होना है, हानि होनी है। तो पहले उसमें 7 एचबी है, 7 ग्राम, और सिजेरियन के दौरान जो 3 या 4 ग्राम की हानि और हो गई।
तो फिर देखो जरा कितना बचेगा, तो उसमें जो है फिर निष्क्रियता ही आएगी बॉडी में। इसीलिए उस समय जो है वो माता में या लेडी में जो एचबी है वो जो है वो अच्छा होना जरूरी होता है। अगर नहीं भी बढ़ रहा है, खाने पीने से भी नहीं बढ़ रहा है, तो जो एक आयरन की जो टेबलेट आती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी के अंदर वगैरह, गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, वो इसी को एचबी को जो है वो बढ़ाने के लिए ही मिलती हैं, वो लेनी चाहिए। कुछ जो फ्रूट्स हैं उनसे भी जो है वो एचबी की मात्रा है उससे भी बढ़ाई जा सकती है। अगर सभी से किसी से भी नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसको जो है वो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ब्लड डोनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ब्लड जो है वो उसको लेना है, तो लेने के लिए भी तो पहले से जो अपने पास जो ब्लड है वो देने वाला भी होना चाहिए। ब्लड देने वाला है वो स्वस्थ भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि ब्लड के लिए उनकी जो है वो सुई चुभोते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो वो बीमार को जो ब्लड देने जा रहे हैं वो खुद बीमार पड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड जो है देने वाला है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें भी जो एचपी की मात्रा है वो 12 से ऊपर ही होनी चाहिए, 12 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए। और उसका जो ब्लड ग्रुप हम लेने जा रहे हैं उसका पहले एचआईवी टेस्ट होना जरूरी है, और एक हेपेटाइटिस जो टेस्ट है वो होना जरूरी है। एचआईवी टेस्ट करवाएंगे, हेपेटाइटिस टेस्ट कराएंगे, जिससे जो है अगर उसके शरीर में 1% ऐसे रोग कारक पहले से उपस्थित हैं तो उनको उसका जो ब्लड है वो नहीं लिया जाएगा। ब्लड स्वस्थ जो है वो मनुष्य का ही लिया जाता है, और वही जो है वो दूसरे के चढ़ाया जाता है। तो ये हो गई अपनी जो है वो पूरी की पूरी ब्लड की कहानी, कि ब्लड किस प्रकार से बना हुआ है, किस किस से मिलकर के बना हुआ है, और कितने इसके ग्रुप हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या तो हार्ट के बारे में करेंगे या फिर ब्लड वेसल्स के बारे में करेंगे। थैंक यू।